ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया। हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक पे बजट कवरेज लाइव। आज एक बड़ा इवेंट, बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश हुआ और बड़ी बड़ी घोषणाएं की वित्त मंत्री ने। उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट पे भी देखा, कई शेयरों पे देखा। लेकिन ये बजट अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा है, शेयर बाजार के लिहाज से कैसा है और आम आदमी को जो सबसे बड़ी रिलीफ टैक्स के मोर्चे पर मिली है, इसका इम्प्लीकेशन अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी से में मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका बिस्तक पे। धन्यवाद। सर थोड़ा सा आसान भाषा में डीकोड करने की कोशिश करेंगे। एक तो पहले हाँ, वो पचाई नहीं गई ना खबर, जब आई तो 12 लाख रुपए हाँ, सालाना आय वालों के लिए टैक्स छूट माफ। हाँ, टैक्स छूट मिल गई बिल्कुल कंप्लीटली, नो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं दो बार और दोहरा दूं कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिनकी आमदनी 12 लाख की है, सालाना आमदनी। करेक्ट। ये न्यू टैक्स रिजिम में होगा। करेक्ट। तो सर एक तो आपको ये कदम सरकार का कैसा लगा और इसके मायने क्या निकालें कि क्या टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहती है सरकार, ओल्ड टैक्स रिजिम से कंप्लीटली न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं? वो अल्टीमेटली वही है उनकी कोशिश। मेरा डर था कि इसी साल वो ओल्ड टैक्स रेजिम को पूरा हटा देगी। अच्छी बात है कि उन्होंने नहीं किया, मगर ऑलरेडी आंकड़े बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। राइट। तो ये जो आज उन्होंने घोषणा की है, उससे और भी शायद ये 50 से 60 या 65% न्यू टैक्स रेजिम पे चल जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि स्मॉल सेविंग्स की जो उन्होंने इन्फ्लोस है, उसको अगले साल कम बताया है। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो लोग इतने PPF और उसका इस्तेमाल करके पुराने टैक्स रेजिम में है, और हर साल आपको चॉइस है कि कौन से रेजिम चूज कर सकते हैं, तो इससे उसको और भी धक्का मिलेगा। बट अल्टीमेटली उनकी कोशिश है कि लोगों को इस फोर्सेड सेविंग्स की माहौल से सीधा जाके आप चूज करो सेविंग्स बिना टैक्स बेनिफिट के, या खर्चा करो। ये अच्छी एक डायरेक्शन है, क्योंकि वाइल एक तरफ से फोर्सेड सेविंग अच्छी बात है, आज NPS ऐसे बहुत से निवेश के रास्ते खुल गए हैं जो लोग अपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी टैक्स सेविंग स्कीम है, NSE का 6-7 साल है, PPF का 15 साल है, बाकी जो म्यूचुअल फंड का TLS का 3 साल है, मगर NPS एक 30-30 साल वाली स्कीम है। तो मेरे ख्याल में लोग अभी लेस सेविंग्स थ्रू दिस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट सोचेंगे, और सीधा न्यू टैक्स रिजिम पे जाकर फिर वो बचे हुए पैसे का क्या करना है ये सोचेंगे। शायद वो वापस SIP में, म्यूचुअल फंड में ही आ सकते हैं। ये उनके हाथ में चॉइस है अभी। राइट। तो ये डायरेक्शन क्लियर है। शायद अगले साल या उसके अगले साल में ये पूरा हटा देगी पुरानी रजिम। अब तक के लिए दोनों शामिल है, मगर ये बहुत मैं कहूँगा उम्दा उन्होंने डिसीजन लिया है। क्योंकि सबसे मुसीबत क्या है इकोनॉमी में, उसी को डायरेक्टली इन्होंने एड्रेस किया। अच्छा, पर ये ऐसा मूड क्यों बना लिया सरकार ने? ऐसा क्या हो गया देश में अचानक से? वित्त मंत्री का, प्रधानमंत्री का व्यू पॉइंट ऐसा कैसे बदल गया कि सीधा 12 लाख रुपए पे आ गए कि आप 12 लाख रुपए कमाते हो सर, साल का, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? आज हमने बाजार में कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स एकदम से भागते हुए देखे। तो ये समझिए कि पहली सोच ये देखिए कि 10 साल हो गए इस सरकार के। 10 साल में उन्होंने क्या किया? एक न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया, मगर उनका फोकस हर साल कैपेक्स के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर रहा है। पर उसके बावजूद आज स्थिति क्या है देश की, कि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन है कैपेक्स करने का, और उसके बावजूद वो कर रही है, 10 लाख करोड़ खर्चा किया, फिर भी GDP की ग्रोथ 6% से ज्यादा नहीं जा रही है। तो यही उनके सोच में आया कि क्या देश को आगे बढ़ने के लिए GDP की ग्रोथ बढ़ना है, विकसित भारत बनना है, तो GDP ग्रोथ को 8% बढ़ने की जरूरत है 20 साल के लिए। वो नहीं हो रहा है खाली गवर्नमेंट के खर्चे से। तो गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर भी हाथ देने की जरूरत है। अब प्राइवेट सेक्टर दो तरह से हाथ दे सकती है, एक है कंजम्पशन के जरिए और एक है प्राइवेट कैपेक्स के जरिए। अब प्राइवेट कैपेक्स को लगने में टाइम लग रहा है, क्यों? कंजम्पशन की कमी के कारण। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। आज देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ 3 साल से 75-76% में ही अटक गई है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। और पिछली बार जब प्राइवेट का कैपेक्स में जोर था, वो था 2008 से 11, और तब आंकड़े अगर निकालेंगे आप देखेंगे तो करीबन 80% डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पार कर चुकी थी। तभी प्राइवेट सेक्टर का जोर लगा नए कैपेसिटी क्रिएशन में। अब ये 75-76 पे अटक जाएगी, तो वो नहीं हो रहा था। अब कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ी? उसमें दो तीन चीज है सामने। एक है, उन्होंने
कोविड के टाइम में बहुत थोड़ा बहुत पैसा लोगों के हाथ में दिया, उसके बाद जो भी उनकी इंक्रीज इनकम हुई उसमें के शेप की तरह हो गई, यानी जो नीचे रह गए इनकम के तौर पर उनकी भी बढ़त हुई, मगर इन्फ्लेशन ने पूरा खा गया। मगर बड़े जो अर्निंग्स वाले थे उनका अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ गया। यस, राइट, तो कैश शेप रिकवरी जो कंजम्पशन में दिखा है वही सेविंग्स में भी दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा जो कमा रहे हैं वही एसआईपी लगा रहे हैं। मगर आम जनता जो है उनके पास दूसरी बात क्या होगी कि पिछले साल ही उनको ये लगा कि हमने इतना कैपेक्स किया, इतना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियां दिलवाई, फिर भी अयोध्या में हमने इलेक्शन हार गए, उधर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उससे लोग नाराज हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि इतना खर्चा लोगों को महसूस हो रहा है, मगर वोट देने वक्त वो अपने पॉकेट के बारे में सोचती है। तो उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनको समझ आई कि हमें भी लोगों को पैसा कुछ देने की जरूरत है, तभी लोग खुश होंगे। तो ये हरियाणा इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन में सीधे, और मध्य प्रदेश इलेक्शन में सीधे सामने आपको आ गया कि लाडली बहना जैसी स्कीम जिससे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है उसी से वोट हासिल होते हैं। तो अब क्लियरली उनके सोच में आ गई कि डेवलपमेंट तो होना ही है देश की उन्नति के लिए, मगर आम जनता को पीछे छोड़ के नहीं, आम जनता को साथ में लेके जाने से ही ना ही हमारी सरकार बच जाएगी, मगर देश में भी प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन बढ़ेगी तो कैपेक्स बढ़ेगी, तो देश की और भी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स के कारण डबल इंजन की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ये सोच अभी इसी साल उनके ऊपर आया, और इस साल क्या हुआ दिक्कत कि इलेक्शन के कारण उनकी भी सोच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे चली गई, इसलिए जो बजट में उन्होंने कमिट किया उतना रेवेन्यू तो कर दिया एक्सपेंडिचर, मगर कैपेक्स में उन्होंने घटा दिया नहीं, थोड़ा पर बहुत। ये जो बजट का एक्सपेंडिचर है ये भी तो 50,65,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही है। आप इतने एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि नहीं, पचास आप लाख 65,000? नेक्स्ट बजट की बात कर रही हैं या पिछले अभी जो इसके ये जो पीछे? अभी का है 2025-26 का बजटरी एस्टिमेट्स, हाँ, इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं दैट इज 50.65 लाख करोड़ रुपीस। करेक्ट, बट उसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लाइन निकाले ना, उसमें देखिए 13 लाख से 15 लाख करोड़ बढ़ा दिया, 2 लाख करोड़। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10, 10 से 11 लाख के ही रखा है। 11.21 लाख करोड़। हाँ हाँ, तो उन्होंने हम्म। कॉन्शियसली क्या किया कि उन्होंने कैपेक्स की ग्रोथ को घटाकर उस पैसे को डिप्लॉय किया है रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में। तो हाँ, मैं समझ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले गए हैं वो, तो ज्यादा करेक्ट वहां करेक्ट, पर खर्चा और दिखाया है। उन्होंने 1 लाख करोड़ अपना इनकम भी गवा दिया, जो ये टैक्स के छूट के टैक्सेस कारण मिलता था। हाँ, रेवेन्यू में भी उनका 1 लाख घट गया इसके कारण। तो ये तो शेयर बाजार को करीबन, कैसा लगेगा? ये शेयर बाजार को कैसा लगेगा? अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी, शेयर बाजार इससे कुछ नेगेटिवली तो नहीं ले जाएगा? आज पीएसयू स्टॉक बहुत बुरी तरह टूट गए। अरे, शेयर बाजार प्लेयर्स की जो होते हैं ना, उन्होंने डिफेंस रेलवे स्टॉक पे पोजीशंस बना लिया था, तो आज डिसअपॉइंट हो गए तो नेचुरली उनको बेचना था। तो ये सेलिंग प्रेशर इसलिए आई क्योंकि उनकी पोजीशन के ऑपोजिट हो गया ये बजट में एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हर साल की तरह उन्होंने सोचा कि कैपेक्स पे ऊपर ध्यान होगा और डिफेंस और रेलवे स्टॉक चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये उनकी एक गलत सोच, मैंने सोच गलत निकली, सोच गलत नहीं कहूंगा मैं, सोच गलत निकली, मगर मेरे ख्याल में ये सही था जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। ये इस मौके पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में, लोगों की कंज्यूमर की सरप्लस घट गई है और उनकी कंजम्पशन की इंटेंट नहीं है। तो माहौल कैसे क्रिएट करें? आज 7 लाख से 12 लाख कर दिया तो हर एक, देखिए 6,000, 12 लाख के आमदनी में 6,000 महीने पर आपको छूट मिल रही है, तो 6,000 का इम्पैक्ट हाउसिंग लोन में देखिए, 30 साल की हाउसिंग लोन में अब कितने बड़े घर अभी खरीद सकते हो। अब जो गाड़ी जो पहले थी आपकी सोच में, आपने उससे बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो। सर, ये तो एक महंगाई कंज्यूमर तो नहीं की बढ़ जाएगा? मेंटालिटी। महंगाई तो नहीं बढ़ हाँ, जाएगी इससे? अगर ये हाथ में पैसा दे दिया तो महंगाई तो नहीं बढ़ेगी अब? देखिए इंडिया एक इन्फ्लेशन में, हम सप्लाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में है, हम डिमांड पुल की इन्फ्लेशन के नजदीक भी नहीं है। हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का असर आता है फूड इन्फ्लेशन और ऑयल इन्फ्लेशन से। हमारी अभी भी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, डिमांड में गैप है, राइट। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तब आपको वो प्राइस के ऊपर इफेक्ट, आज कैपेसिटी कम है इसलिए
लोग डिमांड करेंगे तो उसके कारण प्राइस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी बढ़ी हुई है। जब कैपेसिटी गैप कम होता है तभी आपको डिमांड बढ़ने से दाम बढ़ती है। आज की इस माहौल वो नहीं है। तो इस इस माहौल में अभी के लिए जरूरत जो थी, वित्त मंत्री ने बहुत सही किया, और मार्केट इसको धीरे धीरे समझेगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आज तो कंजम्पशन स्टॉक बढ़ गए, उसको छोड़िए। मेरे ख्याल में आज बेस्ट बाय होगा स्मॉल एंड मिड कैप कैपिटल गुड सप्लायर, सीमेंट स्टॉक्स और स्टील स्टॉक्स। क्योंकि जब 6 महीने, 9 महीने, एक साल में ये धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़कर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जब प्राइवेट सेक्टर अनाउंस करेगी अपनी एक्सपेंशन की प्लान्स को, तब ऑर्डर बुक मिड कैप सप्लायर्स की बढ़ेगी। तो आज समझदारी से खरीदना है तो एक साल की आउटलुक से आप कैपवुड सप्लायर्स, सीमेंट, स्टील, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी कैपेसिटी एक्सपेंशन में ये कैपिटल गुड्स, सीमेंट और स्टील ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बजट में और क्या आपको लगा कि वो बहुत सपोर्टिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी? क्योंकि जो हम रीड पर देख पा रहे हैं बजट में, फाइन प्रिंट्स देखें तो उसमें एग्री फोकस ज्यादा रहा। हाँ साथ ही साथ एमएसएमईज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, हाँ, और उसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज को कुछ ड्यूटीज में राहत देने की बात की गई। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्टर्स के लिहाज से कौन क्या आपको बेस्ट लगता है, तो आप क्या बताएंगे बजट में और क्या था जिससे बाजार खुश होगा? देखिए, आप वापस बाजार की बात में आ रहे हैं। ये बजट इकोनॉमी की ओर ध्यान दे रहा था, मार्केट की ओर ओके। नहीं। ये बात समझना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो फिर इकोनॉमी क्या आपको लगता है कि इमीडिएटली बूस्ट अप हो जाएगी जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं? मैं पूरे पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, 360 डिग्री अगर व्यू करके देखें तो उसमें एग्री, एमएसएमईज, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल्स, बहुत फोकस था मार्केट एफएम का। मैं जरूर इकोनॉमिकली इसके कारण एटलीस्ट आपको 0.25 to 0.4% जीडीपी की ग्रोथ में एक सपोर्ट देख रहा हूँ। ओके, क्योंकि वीकेस्ट लिंक था आपको कंजम्पशन, उसमें बढ़ पाएगी, फिर प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स में आएगी। तो ये 6.3 to 6.8 की रेंज में, ये क्लोजर टू 6.8 हमारी ग्रोथ को पुश कर सकता है। ओके, वो पहली बात है। सेकंड बात, क्यों मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल देखिए, इंश्योरेंस पे 100% एफडीआई अलाउ किया उन्होंने। ठीक है। वो अभी डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव है। तो मार्केट में उनकी शेयर आज पिट गई। क्यों? क्योंकि ये फॉरेनर को 100% इंश्योरेंस यहाँ लॉन्च करने की ओपन दे दिया है। करेक्ट। तो नेचुरली कॉम्पिटिटिव फोर्सेस डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि 75-25 रूल में डोमेस्टिक का 25 हाथ था, मगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम आ रही थी। जैसे बैंक को लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, इनका जो फॉरेन पार्टनर था, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन से उनका काम चल रहा था। अब फॉरेनर आके अपने आप 100% एक कंपनी को लॉन्च करेंगे, तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ जाएगी यहाँ पर। इसलिए इंश्योरेंस के स्टॉक टूटे हैं। जब ये टूटे हैं, अनाउंसमेंट आई थी एफडीआई मगर तो भागा था इंश्योरेंस सेक्टर, वो एकदम से टूट गया। सब ये एकदम से जानना टूट चाह गया। रहे थे कि 100% एफडीआई पे इंश्योरेंस क्यों टूट गया। क्योंकि फिर अभी कॉम्पिटेटिव इंक्रीज होगा तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी ना। ओ यस, कंपटीशन हाँ, इंक्रीज होती है, यस। और मगर देश के लिए अच्छा है, क्योंकि देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है। ये फॉरेनर आके एक न्यू लेवल का प्रोडक्ट, न्यू लेवल की लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लेकर वो मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। वो अच्छी खबर है इकोनॉमी के लिए। मगर मार्केट में जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लेयर उनके लिए अच्छी नहीं है। वही कह रहा था, ये बजट इकोनॉमी की फोकस में है, एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा लिस्टेड नहीं है। मगर एमएसएमई की फोकस में बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है। फुटवेयर फुटवेयर इंडस्ट्री है, फुटवेयर फिशरी फुटवेयर है, और ये लेदर लेदर वाली हाँ, कंपनियां जो लेदर हैं वाली इन पे तो ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है यहाँ पर, हम्म। क्योंकि ये सब एक्सपोर्ट में शामिल होते हैं ना, लेदर का भी, ये सभी फिशरीज का, ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के। तो पॉजिटिव, तो गवर्नमेंट वही कर रही है कि इकोनॉमी को, जो भी अभी ट्रम्प की टैरिफ लगने वाली है उसके कारण ये सब चीज प्लान कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ट्रम्प की टैरिफ का रेजिम से इंडिया को फायदा उठाना है। क्योंकि आज टैरिफ लग रही है चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे, इंडिया पे बात नहीं हुई है, क्योंकि इस महीने मोदी जी और ट्रम्प जी मिलने वाले हैं, और शायद वो एक गठबंधन में आ जाएंगे कि हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे क्या, हाँ, अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसके कारण आप हमारी प्रोडक्ट पे टैरिफ उतनी मत लगाइए। तो ये बात हमारे तरफ पलट सकती है। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं ली गई है अमेरिका की ओर से। तो इस महीने की जो मीटिंग है, तो मेरा मानना है कि ये बजट स्टॉक मार्केट की सोच जो थी कि इंफ्रा को बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, डिफेंस बढ़ाओ, रिलायंस रिले में बढ़ाओ, वो उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इससे फायदा क्या है? क्योंकि
फायदा यह है कि खाली गवर्नमेंट एक हाथ से देश को नहीं चला सकती, प्राइवेट सेक्टर हाथों हाथ मिला के उसको सपोर्ट देनी चाहिए, और उसी के लिए इन्होंने फैसिलिटेट किया। और ये सोच शायद आरबीआई की सोच में भी फिल्टर होगी, क्योंकि अपने करंट आरबीआई गवर्नर 9 महीने से इस बजट के प्रिपरेशन में शामिल थे, अभी 3 महीने से ही वो आरबीआई गवर्नर बने हैं। यस। तो गवर्नमेंट की जो सोच है उनको पूरी तरह उसकी जानकारी है। सेकेंड चीज है कि एक तरफ आपने जो कंजम्पशन के लिए एक टैक्स में राहत दिया, पैसा दे दिया, अब इंटरेस्ट रेट्स को कट करके भी उसको सपोर्ट देने की जरूरत बनती है, तो शायद आरबीआई भी इसको फेवर में कर सकती है। तो क्योंकि वो जो गवर्नर है वो वहां से ही है, तो कोई डाउट नहीं होगी कि गवर्नमेंट की क्या जरूरत है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी अगले साल उनकी बोरिंग कॉस्ट कम करना है, तो इंटरेस्ट रेट जो भी राहत मिलती है वो सीधे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट जाती है। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन माहौल ठीक है एक सपोर्टिव आरबीआई पॉलिसी के लिए, मगर अभी भी 100% नहीं कह सकते। मगर इन्फ्लेशन की आंकड़े देखे तो एक तेल का दाम के ऊपर ध्यान दीजिए, ट्रम्प का ड्रिल बेबी ड्रिल के कारण तेल की दाम एक फ्लैट लेवल पे दिख रही है। तो आरबीआई के माने वो एक डेंजर भी नहीं है कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरी, फूड प्राइसेस में भी इकोनॉमिक सर में आपने पढ़ा होगा कि क्लियरली टमाटर और ऑनियन की दाम नहीं, फूड के प्राइसेस को बढ़ा दिए थे, मगर जनवरी में 25% की गिरावट आ गई है इन दोनों दामों में। तो माहौल, चाहे आरबीआई के पास डेटा होगी कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल में पहले 50-50 था रेट कट, अब 60-40 रेट कट की साइड में है। अभी भी मैं 80-20 या 100 की ओर नहीं जाऊंगा, मगर एक माहौल ठीक है। अगर वो भी आ गया ना तो आपको रेट सेंसिटिव स्टॉक्स बहुत भागेंगे। बैंक्स, एनबीएफसीज, बैंक, कौन से वाले, एनबीएफसी, निजी ऑटो, क्षेत्र के ऑटो कि सरकारी? रियल्टी, अच्छा। ऑटो रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब में भी अच्छा। लोन का इम्पैक्ट होता है ना। अच्छा, ये आप बार बार ये जो अब बोल रहे हो कि टैरिफ पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रम्प की, मैं वही बात कर रहा हूँ। जो भी गेस्ट हमारे पास आज आ रहे हैं उनसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर बाकी के बाजार खुले होते एशियन मार्केट्स तो बहुत बड़ा झटका लगता है, या फिर इट्स ओके, पहले फैक्टर इन है कि टैरिफ लगेगा ही लगेगा, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया ना कल, कनाडा, मैक्सिको और करेक्ट, चाइना, इन पे टैक्स करेक्ट। लगेगा। ये देखिए ना, ये कहते हैं ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। अच्छा, राइट। तो मार्केट्स ने ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन को फैक्टर कर दिया, वो हो गया, तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, राइट। टैरिफ की बात ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और मेरा मानना है कि ट्रम्प भी ये टैरिफ को एक बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए ना, अगर टैरिफ लगता है और चाइना, मेक्सिको और कनाडा ने दाम नहीं घटाए, तो लोकल इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ जाएगी ना। तो पवेल जी कहां से रेट कट करेंगे अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, राइट। तो ट्रम्प को भी ये नहीं चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़े ना, उनको भी रेट कट चाहिए। तो ये एक बार्गेनिंग चिप है। अगर कल चाइना कहती है कि मैं 10% आपको प्रोडक्ट प्राइस को कट करता हूं, तो वो बोलता है ठीक है, मैं टैरिफ को भी एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ऑन द ग्राउंड प्राइस टू द अमेरिकन कंज्यूमर बढ़ने नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, ये मत भूलो। तो वो भी जो कहते हैं करेंगे, डराएंगे, पर अल्टीमेटली उससे फायदा उठाएंगे अपने देश के लिए। तो इंडिया से भी ऐसी बात होगी, बातचीत होगी। और इंडिया अगर इसमें स्मार्टली हम कुछ करते हैं, लाइक तेल हम खरीदते हैं अमेरिका से, वो बहुत बड़ी एक कंसेशन होगा, क्योंकि आजकल रशिया से खरीदते थे, अब उसको शिफ्ट करके हमने अमेरिका से खरीदा, तो अमेरिका के लिए वो बड़ा विन होगा, ट्रम्प उसको टॉम टॉम करेंगे। और उस तो वही कह रहा हूँ, ये थोड़ा स्मार्टली हमें प्लान करना है, देखते हैं आने वाले दिन की बात कैसी होती है। मगर अच्छा। मेरा मानना है कि यह बजट अच्छा बजट था इकोनॉमी के लिए। और मार्केट जो भी आज सोचे उसके बाद छोड़ दीजिए, आज बाइंग मौका है। और बाइंग क्या करना है, मैं कहूंगा कि एक बहुत डिफरेंटली कहूंगा, मैं कैपिटल गुड्स को खरीदने की सलाह दूंगा, नॉन डिफेंस, नॉट रेलवेज, बट जनरल कैपेक्स जो प्राइवेट कैपेक्स को सपोर्ट करेगा, सीमेंट, स्टील, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंजम्पशन की बढ़त, क्योंकि कंजम्पशन के स्टॉक में और दाम बढ़ गया, तो मान लीजिए कि वो इम्पैक्ट दिख गया। बट कैपिटल गुड्स में आने वाले दिन में धीरे धीरे जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अनाउंस करेगी अपनी कैपेक्स की प्लान, तो ऑर्डर बुक जो मिड कैप कंपनियों का आएगी ना, उसी से उनका दाम बढ़ेगा। तो आज आपको बाय लो सेल हाई करना है, तो धीरे धीरे कैपिटल गुड सप्लायर्स, सीमेंट, स्टील, इन इन स्टॉक्स को धीरे धीरे खरीदना, मेरा मेरा मेरी सोच होगी।
तो मेरे बार बार मन में सवाल आ रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो अपने कैपेक्स अनाउंस करेंगी, वो अब पार्टिसिपेट करेंगी, क्यों क्यों लौट के आएंगे? क्या रीजन है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस बजट के बाद और निजी क्षेत्र के प्लेयर्स बढ़ चढ़ कर कैपेक्स करेंगे? ठीक है, जो भी प्लांट की एक एक्सपेंशन होती है उसमें 2-3 साल लगते हैं, राइट। और उनको अगर लगता है कि 2-3 साल में मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और मेरे कॉम्पिटिटर मेरे सेल्स को उठा ले जाएगा, तभी वो काम शुरू करेगी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। आजकल की माहौल में वो नहीं था, क्योंकि कैपेसिटी कंजम्पशन की बढ़त नहीं हुई थी, तो सब फ्लैट था, कोई डर नहीं था। अच्छा। तो जैसे ही उनको लगेगा अभी कंजम्पशन बढ़ेगी बढ़ेगी, तो प्लानिंग चाहिए ना। एक कैपेक्स अनाउंस करेंगे, उसके लिए एलसी और गारंटी खुलेंगे, इंपोर्ट करेंगे कैपिटल गुड्स को, वो आएगा 9 महीने में, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो 2-3 साल के बाद ही कैपेसिटी एक्चुअली में रियलाइज होगी ना। तो उसके पहले प्लानिंग शुरू, तो मेरे आज ये इमीडिएटली नहीं होगा, अभी कुछ 3-4-6 महीने दीजिए, कंजम्पशन को बढ़ने दीजिए ना। ठीक है, हम उम्मीद रख रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगी, राइट, वो बढ़ने की, वो ग्राउंड लेवल में नंबर्स में दिखने दीजिए। और जैसे ही इस साल कंजम्पशन की बढ़त दिख रही है, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अपने कैपेक्स की प्लान्स को अनाउंस करेगी। वो प्लान्स को अनाउंस करेगी, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगी कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए। जब वो ऑर्डर बुक आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उन कंपनियों की शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सुंदर म्यूचुअल फंड जैसा फंड हाउस को संभालना आपने, तो आज जैसे आपसे बात हो रही है ना, तो बिल्कुल ही माइंडसेट जो है वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि हम सुबह से देखे थे कंजम्पशन भाग रहा है, कंजम्पशन भाग रहा है, कंजम्पशन, तो आप आए और आपने बोला कैपिटल गुड्स, स्टील, सीमेंट, बिल्कुल फोकस जो था ना, जैसे बजट में ना चेंज हो गया सबका फोकस, वैसे ही अब आपसे बात करने के बाद मेरा भी स्टॉक मार्केट पे नजरिया। और मैं बोलूंगा कि दर्शक प्लीज और प्लीज इस इंटरव्यू को ना बहुत ध्यान से सुने, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं सुनील जी, कि कौन से सेक्टर्स पे फोकस चला जाएगा, तो कंजम्पशन का इफेक्ट कैसे आएगा इकोनॉमी पे, क्यों निजी प्लेयर्स जो हैं वो अपनी क्षमता पर विस्तार पे खर्चा करना शुरू कर देंगे, ये बताया गया है इस इंटरव्यू में। मजा आ गया सुनील सर आपसे बात करके। बस जाते जाते कहीं आप 10 में से 11 नंबर तो नहीं दे रहे हो ना एफएम को इस बजट में? नहीं मतलब नहीं कितने नंबर दोगे? 10 बिंग द हाईएस्ट, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकते? नहीं नहीं, मैं 8 ही दे रहा हूँ, और रीजन बताता हूँ मैं। नहीं एक मतलब क्या, 10 बिंग द हाईएस्ट, 10 बिंग द हाँ, हाईएस्ट? 8 8। अच्छा 8 दे आठ दो, ओके। 8। क्यों हाँ 9 या 10 नहीं दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। कि उन्होंने रिस्क कम लिया है, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने 4.5 अगले साल प्रॉमिस किया था, मैं फिजिकल डेफिसिट को लाऊंगी, अब बोल रही है 4.4। ये हम्म। क्यों? वो एक 1.1% फिजिकल डेफिसिट 30,000 करोड़ है। तो अगर वो इस साल 4.8 था, तो अगर अगले साल 4.6 रखती, तो 0.2%, 60,000 करोड़ वो कैपेक्स पे खर्चा कर सकती थी। मगर उन्होंने रेटिंग एजेंसीज को खुश करने के लिए एक बहुत एम्बिशियसली 4.4 डाल दिया, कि उतना तक उनका खर्चा कम हो गया ना। मगर माहौल आज है कि किसी तरह आप खर्चा करके बूस्ट करो। तो मैं बहुत खुश होता अगर वो प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट को 4.6 तक की गिराती, और वो 60,000 करोड़ को एडिशनली इधर कैपेक्स या रेवेन्यू कहीं पे भी खर्चा कर ले। मगर सर पर एक उन्होंने, बात बताओ, वो पहले 4.5% बोलकर चल रहे थे फॉर करेक्ट, अभी FY 26, उन्होंने उसको 4.4% बोला है ना? क्यों किया वो? 4.5 तो बोला ही था, तो उसी पे हाँ। रखो, तो 30,000 करोड़ हाथ में मिलते ना। अच्छा अच्छा ओके। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी किया है। अच्छा, ये एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज खुश हो गए। तो एक एफआईआई और रेटिंग एजेंसीज और एफडीआई की आंखों से देखे तो ये ठीक है, पर मेरे ख्याल में आज सबसे बड़ा थिंग था खर्चा करना, देश को रिवाइव करने के लिए, राइट। क्योंकि कोमा में चल रहा था धीरे धीरे पेशेंट, तो उसको धक्का देके उठाना था। तो और 30,000 करोड़ उसमें इस्तेमाल कर लेती, तो मार्केट राइट। शायद और भी नाराज होता। मगर मैं पर ये कहता, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होता, हाँ। हाँ, ये वो शॉर्ट टर्म मेजर चाहिए था, पर ठीक मैं है। तो सुन के मैं खुद ही डर गया था, मैंने कहा अगर वो उन्होंने कर दिया होता 4.6%, तो यार झटका लगता स्टॉक मार्केट को, एक बार तो लगता झटका, एक बार तो समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। हाँ, उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था के लिए तो फिर वो बेहतर ही होता। देखिए नहीं ठीक है, बट उन्होंने समझदारी ठीक है से जी। किया, क्योंकि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत है ना। हाँ तो हाँ उनको राइट। इग्नोर नहीं कर सकते, तो एक अच्छा इमेज प्रोजेक्ट कर रही है दे फॉरेन वालों को, कि मैं डिसिप्लिन्ड भी हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि एक तरफ देखिए, फॉरेनर्स को ये पसंद नहीं कि उन्होंने कैपेक्स को फ्लैट रखा और रेवेन्यू को बढ़ा दिया। ये उसके हाथ में एक नेगेटिव है एफआईआई के लिए। अच्छा। क्योंकि कैपेक्स का एक 3-4 साल तक मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है, रेवेन्यू का 1-1.5 साल में खत्म हो जाता है। तो ये उनके आंखों से ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा। मगर आज चॉइस नहीं था, आज स्पेशल सिचुएशन था जिससे उनको ये करना था।
इसलिए उन्हें वो करके और फिजिकल डेफिसिट को भी कम करा दिया ताकि वो फॉरेनर बहुत नाराज ना हो। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने अच्छी तरह से किया है। नहीं तो मगर मेरे एफआईएस ख्याल में खुश अगर मतलब आएंगे वापस, एफआईएस आएंगे वापस आएंगे और स्टॉक मार्केट चलेगी अभी। जरूर जरूर आएंगे, मगर इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। एक, ये मोदी ट्रम्प की कैसे वो फैक्टर टैरिफ को हैंडल करते हैं, वो इस महीने हो जाएगा। फिर आरबीआई की अगर रेट कट की रुझान होती है तो उससे रेट सेंसिटिव की एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगी। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रम्प की जो, देखिए क्या हो रहा है ना, ये टैरिफ के कारण और इन्फ्लेशन के कारण पावल ने रेट कट नहीं किया। अब ट्रम्प वो रेट कट को उन्होंने चिल्ला दिया ना, वो पावेल को डांटा बहुत उन्होंने। हाँ। तो क्या है कि वो रेट कट अगर उन्होंने दबाव सक्सीड किया तो डॉलर वीकन हो जाएगी ना। तो ये डॉलर रैली जो ट्रम्प रैली हुई है वो खत्म हो जाएगी, तब फॉरेनर्स वापस एक वीकनिंग डॉलर में वापस इमर्जिंग मार्केट की ओर ध्यान देंगे। आज वो स्ट्रेंथनिंग डॉलर के कारण इमर्जिंग मार्केट से अपने देश में लेके गए पैसा। मगर जैसे ही उनको लग रहा है कि अभी ये टैरिफ को एडजस्ट कर लिया और एक रेट कट का माहौल ट्रम्प दबाव डालते हुए वो सक्सेस अगर मिलती है तो डॉलर वीकन होगा, क्योंकि ट्रम्प को भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करना है तो वीक डॉलर चाहिए। उनको भी लो इंटरेस्ट रेट चाहिए। अगर ये लो इंटरेस्ट रेट होता है तो डॉलर वीक होता है, तो एफआईआई एक वीकनिंग डॉलर के टाइम में इमर्जिंग मार्केट में ही पैसा डालेंगे। तो जरूर, बट थोड़ा इंतजार, एक दो दिन में नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये एक महीना 2 महीना दीजिए जरूर। स्पेशली लॉन्ग टर्म एफआईआई, लॉन्ग टर्म एफआईआई जो होते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड, उनको इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और रिस्क दोनों ठीक रहना चाहिए। तो अब ये 6.5 का लेवल ग्रोथ के ऊपर और फिजिकल डेफिसिट भी कम हो रही है, तो उनके लिए इंडिया एक अच्छी कंट्री बन रही है। तो मेरे ख्याल में एफआईएस जरूर वापस आएंगे, बस थोड़ी देर का इंतजार। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का समझदारी इसी में होगा कि एफआईएस के आने से पहले आप स्टॉक खरीद ले। तो आप, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का भी और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी यही मैसेज होगा अरे कि कीप डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग। इंस्टीट्यूशन के पास 2 लाख करोड़ कैश पड़ा है यार। हम्म। म्यूचुअल फंड के पास ही 2 लाख करोड़ कैश पड़ा है वो अब तो और ये। बढ़ जाएगा, बल्कि ये जो अभी इस बार जो दे दिए 12 लाख का के ऊपर कोई टैक्स नहीं, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो डालेंगे, म्यूचुअल फंड में डालेंगे, फिर वो एसआईपी करेंगे। डफूर डफूर जरूर, तो क्या कह रहा हूँ, वो पैसा साइडलाइन में है तो वो यस। आके बाइंग शुरू होगी मेरे ख्याल में। ये आज का रिएक्शन को आप छोड़ दीजिए, आरबीआई पॉलिसी भी है और उसको भी होने दीजिए। उसके बाद जरूर मैं देख रहा हूँ एक डोमेस्टिक लेड रैली शुरू होगी और उसके बाद एफआईआई आएंगे। राइट सर, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, बहुत मजा आ गया सर, थैंक यू।